तो इंडक्टिव अप्रोच एंड डिडक्टिव अप्रोच जो है बेसिकली टीचिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ कि पर्टिकुलर केस टू जनरल केस। इंडक्टिव अप्रोच एक क्वालिटेटिव अप्रोच है और इस अप्रोच में बेसिकली पर्टिकुलर से लेकर जनरल आइडिया तक जाया जाता है, जिसमें एक पर्टिकुलर थिंकिंग को, थॉट को एक जनरलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। डिडक्टिव मेथड में बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड है जिसको क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर माना जाता है। इसमें कुछ जनरल रूल्स होता है जिसको एक स्पेसिफिक जिसमें एक स्पेसिफिक रूल्स के अंदर उसको लाया जाता है। जैसे इसमें पर्टिकुलर से लेकर जनरल तक लाया गया था। ये जो जनरल चीजें हैं इसमें उसको एक स्पेसिफिक टर्म के अंदर लाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें बोल रहा है कि कॉन्क्रीट से लेके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तक मतलब लिया जाता है। कॉन्क्रीट थॉट को एब्स्ट्रैक्ट थॉट बनाया जाता है इसमें। टीचिंग में इस चीज को क्यों लाया गया था, क्योंकि कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट ये जो टर्म है वो टीचिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किया जाता है और यूजीसी नेट में यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसलिए इंडक्टिव अप्रोच में जो इंडक्टिव अप्रोच है ये फॉलो करता है कॉन्क्रीट थिंकिंग को, जो इंस्टेंस जिस चीज को एब्स्ट्रैक्ट रूल में कन्वर्ट किया जाता है। और डिडक्टिव में बेसिकली क्या किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट जो होता है थिंकिंग और रूल उसको कॉन्क्रीट फॉर्म के अंदर लाया जाता है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, क्योंकि एक क्वालिटेटिव मेथड है, दूसरा एक क्वांटिटेटिव और साइंटिफिक मेथड है। दोनों में डिफरेंस हमेशा पता होना चाहिए। रिसर्च में आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ये चीजें। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट ये बोला है कि ये इसमें बेसिकली सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स आइडिया तक लिया जाता है। जैसे इंडक्टिव अप्रोच बेसिकली, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि तो इसको पार्टिकुलर से लेके जैसे जनरल आइडिया तक लिया जाता है, इसमें वही चीज सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। पहले वो सिंपल होता है, बाद में उसको और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें सीखने को मिलता है। मतलब एक स्टेज होता है। बच्चे पहले क्या सीखते हैं, सबसे ज्यादा सिंपल चीजें सीखते हैं। उसके बाद एक स्टेज के बाद वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीजें भी सीखने लगता है। जैसे मैंने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में 3 लेवल के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। उसमें क्या था, जो मेमोरी लेवल है उसमें बेसिकली वो सिंपल आइडिया फॉर्म होता था। अब रिफ्लेक्टिव लर्नर क्या करेगा, वो कॉम्प्लेक्स चीजें भी सॉल्व कर सकता था। वही चीज इसमें इंडक्टिव अप्रोच बोलता है कि एक स्टेज के बिहेव पे इस चीज को देखा जाता है कि वो पहले सिंपल होता है, बाद में उस चीज को जाके कॉम्प्लेक्स चीज सीखने को मिलता है। लेकिन डिडक्टिव जो रीजनिंग और मेथड है इसमें बेसिकली कॉम्प्लेक्स से लेकर सिंपल चीजें जो है वो किया जाता है। मतलब कॉम्प्लेक्स आइडिया को बेसिकली जाके उसको एक सिंप्लीफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये था दो अप्रोच, बेसिकली इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। यही पैटर्न फॉलो करता है यूजीसी नेट में। ठीक है, मैं आज बहुत सारी चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं जो ला रहा हूँ आप लोगों के लिए जो नोट्स वगैरह, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछा है। मैं कुछ क्वेश्चन भी 2-4 सॉल्व कराऊंगा आज, जो कि प्रीवियस ईयर में आया था। किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैसे होता है, दिखाऊंगा आगे। इस चीज को देखिए, बेसिस दिया हुआ है और इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बारे में दिया हुआ है। तो ये अप्रोच जो है वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, बॉटम से लेके टॉप तक। लाइक दिस इज ए पिरामिड। इंडक्टिव में बॉटम से लेके टॉप तक जाता है। ठीक है, इंडक्टिव में ये। डिडक्टिव जो होता है बेसिकली वो टॉप से लेके बॉटम तक आता है। तो ये दोनों डिफरेंस है। टॉप डाउन अप्रोच बोला जाता है और एक होता है बॉटम अप अप्रोच।
कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें, ठीक है। क्या क्या है, एक है बॉटम अप अप्रोच और एक है टॉप डाउन अप्रोच। स्टार्टिंग पॉइंट में इधर कंक्लूजन देखा जाता है, इसमें प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस और कंक्लूजन क्या है, ये लॉजिकल रीजनिंग के क्लास में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। प्रीमाइसेस मतलब जो स्टेटमेंट होता है और एक कंक्लूजन होता है, ठीक है। फर्स्ट प्रीमाइसेस एंड सेकंड प्रीमाइस और उसके साथ कंक्लूजन भी होता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन पैटर्न और ट्रेंड, बेसिकली पैटर्न एंड ट्रेंड के ऊपर इंडक्टिव मेथड फॉलो करता है। और डिडक्टिव में फैक्ट्स, ट्रूथ, रूल्स वगैरह ये सब चीजें इसमें डिडक्टिव के अंदर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ टीचिंग में नहीं, ये रिसर्च में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज। ओके, प्रोसेस में क्या देखा जाता है बेसिकली, ये एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मान के चलिए ये क्वेश्चन भी है, यही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा और इंडक्टिव के बारे में जब पूछेगा तब आपको ये पैटर्न जो है, सीक्वेंस जो है आप लोगों को दिखाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडक्टिव में फर्स्ट आएगा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इंडक्टिव में पहले आएगा ऑब्जर्वेशन, दूसरा आएगा पैटर्न, तीसरा टेंटेटिव एंड हाइपोथेसिस, टेंटेटिव हाइपोथेसिस एंड थ्योरी। एक चीज नोटिस कीजिएगा कि इंडक्टिव अप्रोच में थ्योरी जो है बहुत लास्ट में आ रहा है और ऑब्जर्वेशन जो है वो फर्स्ट आ रहा है, क्योंकि इंडक्टिव अप्रोच ऑब्जर्वेशन को फास्ट फॉलो करता है। उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन से पैटर्न आता है, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाया जाता है, उसके बाद थ्योरी जनरेट करके थ्योरी जनरेट किया जाता है, थ्योरी टेस्ट नहीं किया जाता है इंडक्टिव अप्रोच में, इंडक्टिव मेथड में। तो इनका मेन काम है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, पैटर्न को फॉलो करके हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना, उसके बाद थ्योरी जनरेट करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद जो डिडक्टिव अप्रोच है, डिडक्टिव अप्रोच में सबसे ज्यादा कौन सा चीज फॉलो होता है, थ्योरी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है बेसिकली, अगर देखा जाए तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट के क्वेश्चन में। जैसे ये ये सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस के बारे में मैं बात कर रहा था। तो डिडक्टिव से जब भी क्वेश्चन पूछेगा, जब क्वेश्चन में ये वर्ड दिखेगा डिडक्टिव, आप लोगों को ये सीक्वेंस अपने माइंड में आना चाहिए कि फर्स्ट थ्योरी जो है वो आता है, उसके बाद होता है हाइपोथेसिस, देन ऑब्जर्वेशन, देन कॉन्फर्मेशन। तो ये एक इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है, ये है इंडक्टिव का सीक्वेंस जहां से क्वेश्चन पूछता है, और ये एक डिडक्टिव का सीक्वेंस अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं इस चीज को। आर्गुमेंट्स में क्या देखा जाता है, मे और मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग, इंडक्टिव मे और मे नॉट बी वैलिड। ये डिडक्टिव में बेसिकली वैलिडिटी देखा जाता है आर्गुमेंट का, वो वैलिड है कि इनवैलिड है, डिडक्टिव में उस चीज को देखा जाता है। ये सब चीजें अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग की क्लास में, ठीक है। आर्गुमेंट क्या है, कंक्लूजन, प्रीमाइसेस, वैलिड नॉट वैलिड क्या है, इनवैलिड वगैरह सब चीजें दिखाऊंगा, वो आगे की क्लास में मैं इस चीज को दिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, goes from specific to general। इंडक्टिव अप्रोच जो फॉलो करता है वो स्पेसिफिक थॉट और थिंकिंग को जनरलाइज करते हैं। मैं पहले ही बोला इस चीज को कि एक स्पेसिफिक थिंकिंग को जाके वो अपने अंदर जनरलाइज करता है, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर इंडक्टिव मेथड का। डिडक्टिव मेथड का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली गोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ओके, सो गोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इनफेरेंस में क्या देखा जाता है, ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडक्टिव मेथड में
बेसिकली क्या देखा जाता है, वो प्रोबेबिलिटी देखा जाता है इसमें। और ये सर्टेनिटी को फॉलो करता है डिडक्टिव जो मेथड है वो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछता है। दोनों यूनिट से पूछेगा, एक टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड। और कुछ कुछ चीजें लॉजिकल, जो लॉजिकल रीजनिंग वाला चैप्टर है उसमें भी मतलब है, उसमें भी रिलेट कर सकते हैं इस चीज के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट? टीचिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको आगे देखेंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ऑथेंटिक है और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड से कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, यस और नो, एनी डाउट? उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स देखेंगे, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो भी चीजें वो देखेंगे। ठीक है, कुछ डाउट है? अगर डाउट है तो यस लिखिए, नहीं तो नो, एवरीवन। So they are closely related to maxim of teaching. In simple word, teaching method are based on two types of principle: general principles and psychological principles. फर्स्ट जनरल प्रिंसिपल्स क्या है वो देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। टीचिंग का जो प्रिंसिपल्स बेसिकली होते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछता है बेसिकली। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन टीचिंग का, ये चीज ध्यान रखेगा कि मैं टीचिंग के बारे में इस चीज को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो इट क्रिएट क्यूरियोसिटी अमंग स्टूडेंट टू लर्न न्यू थिंग्स। तो बेसिकली टीचिंग जो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, जिसमें स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी जगाता है और नया थिंकिंग थॉट को सीखने के लिए मोटिवेट करता है। आगे जाके देखेंगे जैसे एजुमुलेशन एंड एकोमोडेशन के बारे में, कि नया इंफॉर्मेशन कैसे आता है और उसको अप्लाई करके कैसे और भी चीजें किया जाता है। तो मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, जिसको बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग भी बोला जाता है। ओके, तो इन्होंने बोला था कि सिस्टम इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, इट इंक्लूड बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। ऑफ कोर्स ये दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट आर आस्क्ड टू मेक चार्ट एंड मॉडल्स। देखिए दो चीज टीचिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लर्निंग बाय डूइंग जो बोल रहा है बेसिकली, कि सीखने के बाद उस चीज को अप्लाई करना। एक होता है मेंटल एक्टिविटी, एक होता है फिजिकल एक्टिविटी। दोनों इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटल में जो कॉग्निटिव थॉट एबिलिटीज है उस चीज को डेवलप करा जाता है, उसके साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी किया जाता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें, दो प्रिंसिपल। यही प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ऑप्शन में भी दे सकते हैं। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, by generating genuine interest among the learners community।
द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन बी इंक्रीज। तो टीचिंग के ऊपर जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उस चीज को जो लर्नर्स और स्टूडेंट कम्युनिटी है उसके अंदर जनरेट एंड शेयर करना पड़ेगा, तब टीचिंग लर्निंग का जो इफेक्टिवनेस है वो उस चीज को दिखेगा और भी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, बाकी कुछ थ्योरीज वगैरह जो है उससे पूछते हैं। फोर, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। लाइफ इज ए कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस, ये चीज माना जाता है। एंड लर्निंग लिंक्ड विथ लाइफ, क्यों लाइफ के साथ लर्निंग को रिलेट किया जाता है, लिंक किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि लाइफ का जैसे स्टेजेस है, बहुत सारे स्टेजेस है, तो उस स्टेजेस के माध्यम से जैसे लाइफ डायनेमिक है, जैसे लर्निंग भी उसी तरीके से होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, एज एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मेमोरी लेवल, मतलब एक छोटा बच्चा है जिसका 5 इयर्स एज है, तो वो उस टाइम पे जो सीखेगा उसके बाद थोड़ा सा उसका डेवलपमेंट होगा, उसका एज जब 10 ईयर होगा उसके बाद 15 ईयर में थोड़ा डेवलप होगा, 18 ईयर में होगा, और 20 और 25 में, इस तरीके से स्टेज बाय स्टेज वो एक्सपीरियंस करता जाएगा लर्निंग को और सीखता जाएगा। इसीलिए बोलता है कि लर्निंग जो है वो लाइफ के साथ लिंक है, इसीलिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है, डेफिनेट एम। So this is important for optimum utilization of teaching resources and making learning more focused. ये चीज बोल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस चीज में यही चीज समझा रहा है कि टीचिंग का जो रिसोर्सेस है जो स्टूडेंट को शेयर किया जाता है उसका ऑप्टिमम यूज करना चाहिए। जितना इम्पोर्टेंट है, जितना आपको पढ़ना चाहिए आप उतना ही पढ़िए, स्मार्ट स्टडी करिए और अपना नॉलेज को इन्हेंस कीजिए। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि मैं बहुत ही कॉम्पैक्ट रिसोर्सेस आप लोगों को शेयर करता हूँ जिसमें टू द पॉइंट होता है, और वही से एक क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट आप लोगों को एग्जाम में। मैं वही चीज आप लोगों के लिए लाता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी वही चीज बोल रहा है कि आप उनमें ज्यादा फोकस करिए, उनमें ऑप्टिमम यूटिलाइज करिए जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें एक चीज बोला जाता है कि हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है, उसका इंटेलिजेंस लेवल भी अलग होता है, एटीट्यूड अलग होता है, एबिलिटीज अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस अलग होता है हर एक स्टूडेंट का। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी अलग होता है, हर स्टूडेंट का एक यूनिकनेस होता है, और वो इन सब चीजों में देखा जाता है। इंटेलिजेंस अलग हो सकता है, एटीट्यूड अलग हो सकता है, एबिलिटी अलग हो सकता है, पोटेंशियलिटी एंड सोशल बैकग्राउंड भी अलग हो सकता है, होता है मैक्सिमम टाइम पे। So the teaching method should be devised in such a manner to make all the students to avail equal opportunity life। और एक चीज बोलता है जैसे टीचिंग में, जैसे इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिव टीचिंग, जिसमें एक चीज बोला जाता है कि हर एक स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा एनईपी 2020, उसमें भी वही चीज बोला गया है कि हर एक स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, किस चीज में? लर्निंग में, लर्निंग में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। उसी चीज को इस चीज में बोला गया है कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को इंडिविजुअल डिफरेंस को दिखाने के लिए हर एक स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए लाइफ में।
क्लियर है? ओके। 7, principle of selection. So the horizon of knowledge is expanding each day. हर एक दिन में हर एक स्टूडेंट का नॉलेज जो है वो एक्सपैंड करता रहता है. The teacher should be able to pick contents that can be more relevant and updated to learner objective. लर्नर के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो मतलब लर्नर का जो ऑब्जेक्टिव है उस चीज को अगर देखा जाए तो एक टीचर का काम ये होता है कि वही कंटेंट प्रोवाइड किया जाए वो स्टूडेंट के लिए रिलेवेंट हो. इसका मतलब ये है सिलेक्शन उस चीज को करना चाहिए जो चीज स्टूडेंट के लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप लोग यूजीसी नेट के लिए मेरे पास पढ़ते हैं. अगर मैं बीएड का कुछ नोट्स आप लोगों को दे दूं तो काम नहीं होगा ना. इसीलिए बोलता है कि एक टीचर का काम वो होता है कि ऑथेंटिक रिसोर्सेस एंड कंटेंट स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर करे और प्रोवाइड किया जाए स्टूडेंट के सक्सेसफुल लाइफ के लिए. ओके. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग. Every teacher has certain time bound objective. Of course, teaching should be systematic to make optimum use of resources within the टाइम लिमिट. तो इसका मतलब ये है कि टीचिंग देखिए एक टीचर जब कोई भी चीज पढ़ाने आ रहे हैं उस टीचर का प्लानिंग होना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में जाके आप लोग भी टीचर बनेंगे. इस चीज को पता होना बहुत ही जरूरी है. एक टीचर के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ क्योंकि वो हमेशा एक टीचर को सिस्टमेटिक होना चाहिए. और वही चीज मैंने बोला कि ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस एक टाइम लिमिट के अंदर जो ऑप्टिमम रिसोर्सेस है उसको कैसे यूज किया जाए एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ. इसी चीज को एक टीचर को एक स्टूडेंट को सिखाना होता है और उसी को प्लानिंग बोलते हैं. ठीक है. टीचिंग में यही चीज बोला गया है कि एक प्लानिंग का बहुत ही ज्यादा जरूरत है एक स्टूडेंट के लाइफ में. आप कुछ भी कर ले अगर प्लानिंग के बिना आप चल रहे हैं तो आप फेलियर है मतलब आप नहीं सक्सेस अचीव कर सकते. ओके. एनी डाउट? जैसे एज ए एग्जांपल आप लोग यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे जून जुलाई में जो एग्जाम होगा उसका देंगे तो आप लोगों के पास एक प्लानिंग होना चाहिए कि मैं कैसे इस एग्जाम में क्वालिफाई करूं. सर को फॉलो करूं. सर जो पढ़ा रहा है हर रोज उस चीज को पढ़ते रहूं क्वेश्चन सॉल्व करते रहूं. ऐसे करके आप लोगों के पास एक प्लानिंग होता है. जो लोग प्लानिंग करते हैं उन लोगों का सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो लोग प्लानिंग नहीं करके ऐसे ही पढ़ लेते हैं. तो प्लानिंग इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टाइम लिमिट का मतलब यही है कि आज से लेके एग्जाम के डेट तक आप लोगों को प्लानिंग करना पड़ेगा कि उस प्लानिंग के अंदर आप कैसे पढ़ाई करेंगे. ओके. ठीक है. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन. टू मेक लर्निंग इजियर द सब्जेक्ट मैटर शुड बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स. ओके. एंड देयर शुड बी लिंक बिटवीन द यूनिट्स. वही चीज है कि लर्निंग को इजी बनाने के लिए डिवीजन भी जरूरत है. यूनिट को डिवाइड करके अगर आप लोग पढ़ेंगे तो याद रखने का जो तरीका है वो थोड़ा अच्छे से होगा और इससे और भी इजियर होगा लर्निंग. ये जो पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बहुत बार पूछा है. मैं दिखाता हूँ आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से. ठीक है. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन. So to make learning during the acquired knowledge
should be revised immediately and repeatedly. ठीक है, तो जो स्टूडेंट जो नॉलेज एक्वायर कर रहा है ना, जो सीख रहा है, रिवीजन किसको बोलते हैं? मैं आज आप लोगों को ये चीज पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, मतलब नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। तो जो नॉलेज आप लोगों ने एक्वायर किया है, उसी नॉलेज को आप लोगों को क्या करना है? रिवीजन करना है, इमीडिएटली रिवीजन करना है। मैं अभी पढ़ाया, आप लोगों को जब भी टाइम मिलेगा आज उसी चीज को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिपीटेड रिवीजन करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन एंड recreation. So this principle is a must to make classroom environment humor and creative. Recreation का मतलब क्या होता है? क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये रिक्रिएशन किया जाता है, मतलब क्लासरूम को और भी अच्छे तरीके से रिक्रिएट कैसे कर सकते हैं विद इन थॉट्स। ओके, नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक टीलिंग entails student in planning and executing different activity। देखिए, एक होता है कि प्लानिंग करना, स्टूडेंट अपना लाइफ में जो प्लानिंग करता है बेसिकली टीचिंग को लेके, अपना लाइफ को लेके, वो होता है प्लानिंग। और प्लानिंग का जो एग्जीक्यूशन होता है, जो एग्जीक्यूट करते हैं, वो अलग चीज होता है। सो इट हेल्प इन डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। पहले ही बोला था कि ये जो चीज है प्लानिंग, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, एप्लीकेशन करना, इनहेंस करना, उसमें से क्या होता है बेसिकली एक स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होता है, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग लर्नर्स। एक टीचर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अगर एक टीचर एक प्लानिंग तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो उनमें भी उस टीचर का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो भी इंक्रीज होगा अमंग द लर्नर्स। उसका जो लर्नर्स है उन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट भी है जो टीचर का इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। तो अगर ऑप्शन में डेमोक्रेटिक डीलिंग रहे तो इसका मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, जो अभी मैंने इधर बोला वही मीनिंग है। ठीक है, इसीलिए इन सब लाइंस को मैंने ऐड किया है, आप लोग को मीनिंग ध्यान से पता चल सके। क्लियर है? ये देखिए लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, इसमें लर्नर का, एक लर्नर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? गोल्स, प्रियर नॉलेज, डिजिटल एंटिटीज आता है, डाइवर्सिटी आता है, एंड लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के बिना लर्निंग नहीं होता है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट लर्निंग। गोल होता है, गोल सेट करना होता है, डाइवर्सिटी होता है, प्रियर नॉलेज जो है जो जिसको बाद में जाके एप्लीकेशन करना है, अप्लाई करना है, और कुछ डिजिटल एंटिटीज भी होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टीचिंग का? टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इधर जो जो ऑब्जेक्टिव है सब इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट। ओके, तो देखेंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। डिजायर चेंज इन स्टूडेंट्स, इसका मतलब है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए टीचिंग जो है
वो एक स्टूडेंट के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाता है। ठीक है। फर्स्ट, नेक्स्ट, सेफ बिहेवियर कंडक्ट, बिहेवियर भी चेंज करता है, सेव करता है। नॉलेज एक्विजिशन में हेल्प करता है। टीचिंग में नॉलेज एक्विजिशन किया जाता है। एक्विजिशन का मतलब है एक्वायर करना, ठीक है, इकट्ठा करना। नॉलेज अगर होगा तो लर्निंग स्किल जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल है। फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ सिस्टम। ओके। नेक्स्ट, प्रोवाइड ए सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर टू द सोसाइटी। तो ये सब टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव्स है। क्लियर है? यह है यूजीसी नेट का क्वेश्चन 2024 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा टीचिंग से। मैं क्यों बोल रहा था कि मैं अभी जो जो चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को इजी लग सकता है, लेकिन बहुत सारे नया इन्फॉर्मेशन इस चीज में है जिसमें आप लोगों को हेल्प मिलेगा। वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज इसको रीड करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। Which set of learner characteristics may be considered helpful in designing effective teaching learning system? कौन कौन सा वो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक है जो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम को डिजाइन करने में हेल्प करता है? ठीक है, मैंने अभी जो पढ़ाया आप लोगों को वहां से क्वेश्चन है, डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। क्या होगा इसका आंसर? टेक योर टाइम और रीड करिए। देखिए, टीचिंग लर्निंग जो सिस्टम है, इस चीज को समझने के लिए एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है। वो है, ये दोनों एक क्लासरूम कम्युनिकेशन जैसे होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट ही रहता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें बाहर की चीजों को नहीं देखना है। टीचिंग लर्निंग जो है एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में होता है हमेशा। इसमें आउटसाइडर का कोई रोल नहीं है। इसीलिए इस ऑप्शन में से आप लोग को वही चीज चूज करना है जो कि क्या है, टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है, टीचर स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो करके आंसर करने की कोशिश करिए। क्या होना चाहिए? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट बोल रहा है प्रियर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो प्रियर एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम के लिए। एक्सपीरियंस, वो लर्नर का वो एक्सपीरियंस जो है वो सब्जेक्ट के बारे में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन वन तो होगा। अब ये दोनों में है, इसका मतलब ये है दोनों में से एक आंसर होगा। ओके। तो एलिमिनेशन मेथड जो है उस चीज को आप यूज करेंगे इधर। क्या है एलिमिनेशन मेथड? आपको एलिमिनेट करना है जो इसमें आंसर नहीं है।
तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो आ जाएगा। आगे देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 पहले देखते हैं। एबिलिटी ऑफ द लर्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो अभी मैंने दिखाया वो जो डायग्राम था उसमें लिखा हुआ था एबिलिटी ऑफ लर्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। वो एबिलिटी ऑफ लर्नर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्टूडेंट और टीचर का रोल बहुत ही इफेक्टिव है, इसीलिए लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है लर्नर का रोल। तो एबिलिटी ऑफ लर्नर जो है वो जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 1 और 3 तो होगा, तो इसमें भी है, दोनों में इंटरेस्टिंग है। तो कोई भी आंसर हो सकता है। सबने आंसर किया ना? आप लोगों ने आंसर किया? ठीक है। नेक्स्ट, जो 4 ऑप्शन है इसमें स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड। स्टूडेंट्स लैंग्वेज, देखिए टीचिंग लर्निंग सिस्टम में जो डिजाइनिंग है, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स का लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। जैसे डिफरेंस बैकग्राउंड का लर्नर एक क्लास में आके बहुत सारे डिफरेंस लैंग्वेज बैकग्राउंड के लर्नर्स आ सकते हैं, स्टूडेंट आ सकते हैं। जैसे आप लोग अगर किसी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किए हैं, अगर कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि उधर बहुत सारे स्टेट से बच्चे आके पढ़ते हैं एक साथ। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज बैकग्राउंड का स्टूडेंट उधर दिखेगा, है ना? ओके। सो ऑप्शन 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 4 भी करेक्ट है, दोनों में है। अब 2 ऑप्शन बचा है इधर, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 6। इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है, और वो कौन सा है जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होगा, वही आंसर होगा। ठीक है। आप लोगों में से मैं पूछूंगा कि कौन सा सही है। जैसे ऑप्शन 2 में दिया हुआ है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल मतलब एक होता है इंट्रा पर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल मतलब जो फैमिली, मतलब खुद के बारे में बोल रहे थे। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ लर्नर्स फैमिली फ्रेंड्स। आप टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं, आपको टीचर स्टूडेंट से रिलेशन बनाना है, उसमें फैमिली फ्रेंड्स का वैल्यू क्या चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को? और ऑप्शन 6 में ये दिया हुआ है कि मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट। इसमें बोल रहा है कि टीचिंग लर्निंग सिस्टम को और भी डेवलप करने के लिए मोटिवेशन जो है स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। एक ओरिएंटेशन, मोटिवेशन एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 सही है कि ऑप्शन 6 सही है, क्या लगता है? कौन सा होगा? ऑप्शन 2 सही है कि 6, जो नंबर 6 है वो सही होगा? क्या लगता है? फिर आंसर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा? ऑफ कोर्स मोटिवेशन होना चाहिए ना स्टूडेंट के अंदर। लर्नर का फैमिली फ्रेंड्स को कोई लेना देना नहीं है इधर। ओके, ठीक है। समझ में आया? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है।